चलो बेटा, तो कल हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? गोदावरी तक हो गया था पूरा, ठीक है। कल हमने पढ़ी थी महानदी। इस महानदी पर कौन सी परियोजना थी, बताओ जल्दी। महानदी पर कौन सी परियोजना पड़ी थी? महानदी पर कौन सा बांध मिलेगा? हीराकुंड बांध परियोजना। इसके अलावा एक बांध और इस पर याद रख लेना, टिकरा पारा। ये शायद कल नहीं लिखा था, लिख लेना, ठीक है। अगर कल ये नहीं ऐड हुआ था तो इसको और ऐड कर लेना। महानदी में ही एक बांध और लिखेंगे, टिकरा पारा परियोजना। टिकरा पारा परियोजना उड़ीसा में, इधर छत्तीसगढ़ है, इधर उड़ीसा मिलेगा, ठीक है। नदी छत्तीसगढ़ से आती है, उड़ीसा राज्य में जाएगी, ठीक है। टिकरा पारा परियोजना किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित। टिकरा पारा परियोजना महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित, ठीक है। ये कल हमने कर लिया था। इसके अलावा गोदावरी नदी को हमने पढ़ा था। अगर गोदावरी के तंत्र की बात की जाए तो गोदावरी पर एक मिलेगी आपको जायकावाड़ी बांध। ये भी शायद नहीं लिखी थी कल, इसको भी लिख लेना। गोदावरी में एक डैम और ऐड कर लेना, जायकावाड़ी बांध या जायकावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर। क्लियर? कर्नाटक में मिलेगी जायकावाड़ी बांध परियोजना। नहीं, महाराष्ट्र में। जायकावाड़ी महाराष्ट्र से निकल कर आएगी ये नदी, महाराष्ट्र में। इसके बाद इस पर एक पोचम पांद बांध मिलता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया, तो ये मैंने अभी प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन कर रहा था, मैं मिल गया था तो मैंने ऐड कर दिया। दूसरा बांध लिख लेना इसमें, पोचम पांद बांध, जिसको श्री राम परियोजना कहा जाता है, ठीक है। श्री राम सागर परियोजना कहाँ होगी बताओ? आंध्र प्रदेश में। ये नदी महाराष्ट्र से आएगी, तेलंगाना से होते हुए आंध्र प्रदेश। सामने लिख लेना आंध्र प्रदेश। पोचम पांद बांध परियोजना आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? श्री राम सागर परियोजना, ठीक है। और पोलावरम बांध शायद कल हमने पढ़ी लिया था, कल करवा दिया था पोलावरम। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या था? मंजिरा, जिस पर कौन सा बांध बना हुआ था? निजाम सागर बांध, ठीक है। तो ये भी कल मैंने लिखा दिया था, निजाम सागर बांध किस नदी पर स्थित है? मंजिरा नदी, ठीक है। चलो, ये यहाँ तक हमने कल पूरा कंप्लीट कर लिया था। एक नए डैम भी हमने साथ में कंप्लीट कर लिए हैं। तो नदियों से ज़्यादा क्वेश्चन नदियों की परियोजनाओं पर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए परियोजनाओं को बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। यहाँ तक हो गया सभी का, ये कल यहाँ तक करवा दिया। कृष्णा नदी पर अगर हम देखेंगे, कृष्णा नदी पर कौन सा डैम मिलेगा? अलमट्टी बांध। अलमट्टी बांध लिखा हुआ है सामने, तो अगला हेडिंग डाल लेंगे या डायरेक्ट डैम का नाम लिख लो, अलमट्टी बांध। जब नदी बनाना हो तो बना लेना, अलमट्टी बांध पहले कम से कम लिख लो। अलमट्टी बांध के सामने नदी का नाम लिख लेंगे, उसके सामने राज्य कहाँ पर होगा? अलमट्टी बांध। कृष्णा नदी कहाँ से आती है? महाराष्ट्र में। ये कहाँ से? बिल्कुल दक्षिणी हिस्से, महाबलेश्वर से। लेकिन ये नदी महाराष्ट्र से इंटर कर जाएगी कहाँ पर? कर्नाटक के अंदर। अलमट्टी बांध कहाँ पर मिलेगा? कर्नाटक। लिख लो इसको, कृष्णा नदी के अंदर लिखें अलमट्टी बांध। कृष्णा नदी, सामने राज्य लिखेंगे कर्नाटक, क्योंकि बांधों के राज्य भी पूछे जाते हैं। का बांध किस राज्य में स्थित? अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में है। इसके अलावा एक मिलेगा नागा अर्जुन सागर बांध। नागा अर्जुन सागर बांध, ये भी किस नदी पर है? कृष्णा नदी की बहुत बड़ी परियोजना नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। किस राज्य में होगा? ये बॉर्डर पर है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना,
कि यहाँ पर कृष्णा नदी ऊपर की तरफ तेलंगाना राज्य आ जाता है, आंध्र प्रदेश दोनों के बॉर्डर पर प्रवाहित होता है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो सीमा विभाजन है वो कृष्णा के आधार पर ही हो, जहाँ पर आपका नागार्जुन सागर बांध हो जाए। इसकी एक सहायक नदी मिलती है जिसको कहा जाता है तुंगभद्रा। कृष्णा की एक सहायक नदी का नाम क्या है? तुंगभद्रा। इसी तुंगभद्रा पर कौन सा डैम बना हुआ है? तुंगभद्रा बांध। अगला डैम लिख लेना, तुंगभद्रा बांध। तुंगभद्रा बांध। तुंगभद्रा बांध। तुंगभद्रा बांध किस नदी पर स्थित? तुंगभद्रा नदी। ब्रैकेट में लिख लेना कृष्णा नदी, तुंगभद्रा बांध, तुंगभद्रा नदी, ब्रैकेट में लिखेंगे कृष्णा नदी पर। ठीक है, और कहां पर होगा ये? तो अभी के नीचे की तरफ है, तो नीचे कौन सा राज्य आ जाएगा? कर्नाटक उधर रह जाएगा, ये शायद तमिलनाडु, कर्नाटक में मिलेगा, ये कर्नाटक में लिख। इसके बाद कावेरी नदी पर ये छोटे छोटे दो डैम हैं, ये लिख लिए सभी ने। भद्रा कर्नाटक। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी जो कृष्णा की सहायक नदी है पर कर्नाटक राज्य में। ठीक है, के बाद एक नदी मिलती है कृष्णा नदी, के बाद कावेरी। कृष्णा तो हो गई थी, कावेरी नदी। कावेरी नदी पर एक ही डैम है, मेट्टूर बांध। एक ही डैम लिख ले, मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर, तमिलनाडु, तमिलनाडु में। और एक पेरियार नदी है केरल की, छोटी, एक पेरियार बांध है। कम है, बहुत ज्यादा। सांस नहीं ली, रजाई में डली, सांसें कैंसिल कर दी। आपकी क्लास के लिए स्पेशल आया हूँ, ये क्लास नहीं होती, चले रहती। आज हमारे घर वाले भी परेशान थे, लैपटॉप में कर क्या रहा है। काम करेंगे और क्या करेंगे, पिक्चर थोड़ी देखते हैं, बनाने में बहुत टाइम लगता है। फिर मैं आज 8 बजे, 6 बजे उठ, 6 बजे से लैपटॉप हाथ में था, 6 बजे से लेकर उस फिर चाय पीना है, पर खाना खाया और एक बार नहाया, नॉन स्टॉप 4 बजे तक लैपटॉप चलाया। फिर 6 बजे से लेकर 7 बजे से, मान 7 बजे से लेकर 4 बजे तक 2 बार बेचारा डिस्चार्ज हो गया। क्या हो गया? मैटूर बांध कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में। पेरियार बांध किस पर है? पेरियार नदी पर, ये भी केरल राज्य के अंदर मिलेगी। इसी नदी के पेरियार है, साथ में ही है। तो ये हमारी जितनी नदियां पूरब की ओर बहती हैं, तो महानदी से लेकर पर हमने पढ़ी थी दामोदर नदी, दामोदर, महा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सारी कम। अब पूरब की, पश्चिम की ओर बहने में हमें मिलती है एक नदी, नर्मदा नदी। हालांकि इसको आप मध्य प्रदेश में पढ़ते हैं, चाहो तो थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। नर्मदा नदी की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से। ठीक है, इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले। ये रिवीजन के लिए करा रहा हूँ, नदी आपने पढ़ी होगी या एमपी पढ़ लोगे। उसके बाद किस जिले में जाती है? डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, रायसेन, नर्मदापुरम, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, धार,
बड़वानी और अलीराजपुर। तो इन सारे राज्यों से, सॉरी, जिलों से होकर क्या प्रवाहित होगी? नर्मदा नदी। लगभग 15-16 जिले शायद इसमें मिलते हैं, काउंट कर लोगे। इसके बाद ये महाराष्ट्र की सीमा पर आ जाती है, नंदुरबार जिले को टच करती, फिर गुजरात के नर्मदापुरम और बड़ौद जिले के पास कहाँ पर गिरेगी जाकर? ये खंबात की खाड़ी के अंदर। इसी के ऊपर स्टेचू ऑफ यूनिटी इसके नाम पर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये 3 राज्यों से टच करती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। मध्य प्रदेश के लगभग 16 जिले हैं, महाराष्ट्र का 1 जिला है, गुजरात के लगभग 2 जिले इस नदी पर बने हुए। अब हमें पढ़ना है कि इस नदी पर डैम कौन से बने हुए। ठीक है, हमारा टॉपिक डैम पढ़ना है। अनूपपुर जिले से जब ये नदी निकलेगी तो इस तरीके से पूरब से किस दिशा में प्रवाहित होगी? पश्चिम में, और खंबात की खाड़ी में खाना बनाएगी। इसमें एक जिला मिलेगा जबलपुर। जबलपुर इसी नदी पर है। भेड़ा घाट वगैरह नाम सुने आपने, दूधसार जलप्रपात। भेड़ा, यहाँ पर जबलपुर में एक डैम बना हुआ है, क्या है? रानी अवंती। तो हेडिंग डाल लो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का पहला डैम लिख लेना रानी अवंती। यहाँ एक बार देख लो, फिर आराम से लिख लेना, उधर साइड में आएगा तब लिख लेना। इसके बाद जब खंडवा में ये नदी पहुंचेगी तो खंडवा में इस नदी पर एक डैम बना हुआ है, ओमकारेश्वर डैम। खंडवा के अंदर एक और सागर बना हुआ है, इंदिरा सागर डैम। के बाद खरगोन में इस पर मिलता है महेश्वर परियोजना। एक गुजरात के अंदर इसमें बना हुआ है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध परियोजना। ठीक है, ये लिख लो इनको। सबसे पहला लिख लो रानी अवंती, वर्गीय परियोजना आ जाती। नर्मदा नदी की परियोजनाओं में पहला लिख लेंगे रानी अवंती। रानी अवंती, रानी अवंती वर्गीय परियोजना कहते हैं, नदी पर है, नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में। एमपी का दोगे तो जिला महत्वपूर्ण, अगर एमपी नहीं देती हो देश महत्वपूर्ण है, 10 वगैरह के लिए एमपी। दूसरा ओंकारेश्वर, ये कहाँ पर है? खंडवा जिले में। इंदिरा सागर भी खंडवा जिले में है। महेश्वर खरगोन, सरदार सरोवर गुजरात में। ठीक है, कि सरदार सरोवर की ऊंचाई को लेकर काफी ज्यादा विवाद भी बना रहता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन इससे संबंधित, सरदार सरोवर डैम से। नहीं तो लिख लेना इसको। पीएफ में सही लग रहा है कि सही लग रहा है? सही में मजा आ रहा है ना? क्या? लिख लो इससे। ये नहीं भेज रहे क्योंकि आप लोग लिखोगे नहीं, पीटी नहीं जाती, जाएगी तो पीडीएफ बन के जाएगी। आप कह रहा हूँ ना कि लैपटॉप इतना टाइम पड़ा रहता है, निकल जाता। एक क्लास को एनिमेशन पर बनाने 4 से 5 घंटे लगते हैं, पढ़ाने में सिर्फ 1 घंटा लगता है। ऐसी हमें 4-5 क्लास पूरे दिन में पढ़ानी पड़ती है एनिमेशन वाली, हमें लगता है कि दिन छोटा पड़ जाता, टाइम कम पड़ जाता। ठीक है, क्लियर हो गया? तो रानी अवंती, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर, महेश्वर, सरदार सरोवर। सरदार सरोवर के नीचे लिख लेना सरदार सरोवर बांध, जहां पर लिखा हुआ है अंडरलाइन करके, उसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन। बाई चांस कई बार ये पूछा जाए नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध से संबंधित है, नदी तो नहीं पूछेगा ना, नर्मदा नदी में नर्मदा नदी ही आएगी, लेकिन बांध में नहीं कर पाओगे तो बांध किस से संबंधित है? ये सरदार सरोवर। नर्मदा बचाओ क्यों चलाया गया ये आंदोलन? क्योंकि जो सरदार सरोवर डैम है इसकी ऊंचाई बढ़ाई जा रही थी। जितना ज्यादा बांध को ऊंचा करोगे पीछे पानी का भराव क्या हो जाएगा, इतना ज्यादा हो रहा था। ज्यादा भराव होने के कारण गुजरात, मध्य प्रदेश के कई जिले क्या हो गए, कई जिलों के जो गांव थे, जो जनजातीय क्षेत्र थे, वो पानी के डूब क्षेत्र में चले गए। तो इसको लेकर लोगों ने काफी ज्यादा विरोध किया। इस आंदोलन को
चलाने वाली एक महत्वपूर्ण महिला हैं मेधा पाटकर, का नाम चाहो तो लिख लेना। नर्मदा बचाओ आंदोलन को जो लीड कर रही है वो कौन सी महिला है? मेधा, धा धनुष का आएगा, मेधा पाटकर, नाना पाटकर वाला पाटकर। मेधा, मेधा माँ मछली और धा धनुष। मेधा पाटकर किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। और नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? सरदार सरोवर डैम से। सरदार सरोवर डैम किस पर? नर्मदा में। ऐसे करके चीजें आपसे, ये नर्मदा नदी की कहानी कंप्लीट होती है। इसके बाद एक मध्य प्रदेश में नदी मिलती है जिसका नाम क्या है? माही नदी। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के विंध्याचल रेंज के धार वाले क्षेत्र से। धार से जब ये निकलेगी तो ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है? खंबात की खाड़ी में। ठीक है, और ये पूरे विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार, वर्ल्ड में 3 नदियां मिलती हैं, एक कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही कैसे हो जाएगी? कर्क को भी माही काट देगी, मकर को भी माही काट देगी। लिम्पोपो नदी कहाँ मिलती है? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। और ऐसे ही मिलती है भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, कांगो या जायरे नदी। ये भी अफ्रीका का एक देश है, कांगो गणराज्य। भी माही नदी यहाँ पर याद रखेंगे कि कर्क रेखा को 2 बार काट। ये छोटी छोटी इसकी नदियां हैं। ये सोम और जाखम नदी पर राजस्थान में बाणेश्वर त्रिवेणी संगम में, जहाँ पर आदिवासियों का कुंभ लगता है। कई बार आपने सुना होगा आदिवासी गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? माही नदी को। आदिवासी गंगा माही नदी को क्यों कहते हैं? कि इसी बाणेश्वर के अंदर क्या लगता है? आदिवासियों का कुंभ लगता है, कि इसको क्या कहा जाता है? आदिवासी गंगा के नाम से जाना जाता है। अब मेन इस पर डैम देखने हैं, तो इस पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है जमुना लाल बजाज परियोजना। क्लियर? ये किस नदी पर है? माही नदी पर। और एक बना हुआ है कडाना डैम, ये भी किस नदी पर है? माही नदी। लिख लें जमुना लाल बजाज परियोजना, माही नदी हेडिंग लिख लें, उसमें लिख लेना जमुना लाल बजाज परियोजना। माही नदी, जमुना लाल बजाज परियोजना। सामने लिख लेना माही नदी, राज्य का नाम लिख लेना राजस्थान। ठीक है, माही नदी को क्या कहा जाता है? आदिवासी गंगा के नाम से जाना जाता है। जमुना लाल बजाज परियोजना जमुना लाल बजाज परियोजना माही नदी पर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। दूसरा कडाना जो डैम है ये कहाँ पर है? गुजरात में। ये नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर राजस्थान में, और फिर कहाँ प्रवेश करती है? गुजरात में, नर्मदा नदी के उत्तर में मिले। जमुना लाल बजाज परियोजना राजस्थान में, कडाना डैम कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। ठीक है, क्या इतना? चलो नेक्स्ट देखें। एक लास्ट लिख लेंगे ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहाँ से निकल कर आती है? बैतूल बुरहानपुर से हुए महाराष्ट्र जाके खाड़ी में। एक दो इसकी छोटी छोटी नदियां हैं। इस पर जो डैम बना हुआ है वो आपको याद रखना। कहीं पर मध्य प्रदेश में एक डैम बना हुआ, पारसडोह डैम, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। एक महाराष्ट्र के अंदर बना हुआ हटनूर डैम, और गुजरात के अंदर बना आई परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देख लो पहला प्रोजेक्ट पारसडोह डैम। क्या? वहां से उद्गम नहीं होता, उद्गम से बैतूल से। ध्यान नहीं एमपी का, मैंने अब बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए। अभी तो टारगेट मत करो, डैम डैम को टारगेट कर लो। जब एमपी पढ़ेंगे उस समय लगता है वो स्लाइड बनाते समय ऊपर रख गई हो निकल।
बैतूल के आगे जाएगी तो ऑप्शन बैतूल से नहीं जाती, बैतूल से महाराष्ट्र चली जाती है, फिर बैतूल को टच करके पढ़ा होगा तो पता होगा, वैसे ही मैंने अंदाजे से में अलग। तो पारसडो डैम मध्य प्रदेश में है, हटनूर डैम महाराष्ट्र में। ठीक है, हटनूर डैम कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। और उकाई जो बांध है ये आपका गुजरात के। उकाई बांध कहाँ पर है? ये थी भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। क्या 3 डैम आपको यहाँ पर मिले, हटनूर, पारासुडू, उकाई बांध। ठीक है, ये आपकी सारी नदी परियोजना कंप्लीट हो गई हैं। बाकी जरूरी नहीं है कि जितनी पढ़ा दी हैं ये पूरी हो गई हैं, और कुछ मिल जाता है। बस एक बार अगर आपका बेस बन गया, हमें समझ में आ गया कि ये नदी के तरीके से पढ़ना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा रहे हो, कुछ आप प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो, कोई नदी कोई नया डैम मिल जाता है तो उसी डैम को हम नदी के साथ कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि एक बार पढ़ा दिया तो पूरा 100% हो गया, हमेशा किसी ना किसी चीज़ गुंजाइश होती है। मैं भी जितनी बार पढ़ाता हूँ हर बार मेरी स्लाइड बदल जाती है, ठीक है ना, कि कभी भी कोई परसेंट कोई भी चीज़ 100% नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो अपने तरीके से आपको समय समय करते रहना है। थोड़ा सा शुरू से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट के बाद इसको खत्म कर देंगे, नया टॉपिक। देखो, नदी परियोजनाओं के अंदर जो जो परियोजनाएं आपने पढ़ी थी उनको एक बार रिवीजन करेंगे। इसके अंदर हमने एक नदी पढ़ी थी जिसको कहा जाता है सिंधु नदी। ठीक है, उद्गम पता ये कहाँ से? इस सिंधु नदी पर हमने 2 परियोजनाएं पढ़ी थी, बताओ जरा। ठीक है, तो पहला डैम कौन सा है? निम्बू बांजको जल विद्युत परियोजना। दूसरा जो डैम है वो कौन सा था? गमखर परियोजना। क्लियर है यहाँ तक? इसकी एक सहायक नदी पड़ी थी जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, जिसको कहा जाता है, पहले चंद्रभागा कहा जाता है, बाद में इसको चिनाब कहा जाता है। इस चिनाब नदी पर हमने एक डैम पढ़ा था, कौन सी परियोजना है? सलाल परियोजना, पगलीहार। और उसके अलावा रतले परियोजना। रतले को लेकर काफी ज्यादा जो सिंधु नदी समझौता पढ़ते हैं उस रतले का नाम आता है। इसी चिनाब की एक सहायक नदी हमने पढ़ी थी जो ऊपर की तरफ से आती है, जिसका नाम क्या है? झेलम नदी। ठीक है, चिनाब के ऊपर क्या मिलती है? झेलम। झेलम नदी पर एक डैम है जिसको क्या कहा जाता है? पुरी परियोजना। दूसरी कौन सी थी? टुलबुल परियोजना। क्लियर है यहां तक? इसके बाद यहाँ पर एक मंगला डैम है जो पाकिस्तान की तरफ है, कि एक सहायक नदी है जिसको क्या कहा जाएगा? एक छोटी सी तवी मिलेगी, तवी पर कोई परियोजना नहीं है लेकिन रावी महत्वपूर्ण मिलेगी। ठीक है, रावी नदी पर कौन सा डैम था? रंजीत सागर डैम। इसकी एक सहायक नदी और है, सतलज। सतलज नदी पर पहला डैम कोल डैम, फिर नाथपा झाकरी, के अलावा भाकड़ा नांगल। फिर एक सहायक नदी मिलती है जिसको क्या कहा जाता है? ब्यास नदी। ब्यास नदी पर कौन सा डैम है? पौंग डैम। ये आपके सिंधु नदी के सारे पंडो हैं। ठीक है, याद है, पढ़ रहे हो, इससे मालूम पड़ रहा है हम। ये क्या हो गई? सिंधु नदी के सारे बांध कंप्लीट। इसके बाद हमने एक नदी पढ़ी थी जिसको कहा जाता है अलकनंदा, और इसी अलकनंदा से मिलती है कौन सी? भागीरथी। दोनों नदियां देव प्रयाग में मिलकर किसका निर्माण करती हैं? गंगा नदी। क्लियर हो गया? इसी अलकनंदा से पहले एक नदी मिलेगी जिसको कहा जाएगा विष्णु गंगा। ठीक है,
देखो यहाँ पर दो नाम आते हैं, यहाँ पर अलकनंदा और विष्णु गंगा और धौली गंगा बोल दिया जाता है, या विष्णु गंगा भी लिख सकते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से मिलता है। कई ये लोग ये कहते हैं कि धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलकर अलकनंदा बनाते हैं, कई लोग अलकनंदा से विष्णु, कोई वो बहुत बड़ा डिस्प्यूट नहीं है। में जो संगम मिलता है वो कौन सा मिलता है, विष्णु प्रयाग। फिर इसके बाद नदी मिलेगी कौन सी, नंदाकिनी। किस जगह पर, नंद प्रयाग। फिर मिलेगी कौन सी नदी, पिंडर। किस जगह पर, नंद प्रयाग। और इसी पिंडर नदी पर एक डैम पड़ा था, कौन सी परियोजना, देवसारी बांध परियोजना। इस नदी पर हमें, ये कौन सी नदी होगी, मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग। इसके बाद इससे एक नदी मिलती है जिसको कहते हैं बेलांगना, जिस पर कौन सा डैम है, टेहरी बांध। फिर कौन सा है, कोटेश्वर बांध। ये कौन सी नदी है, यमुना नदी। तो किससे मिलेगी, गंगा नदी से। कहां पर, प्रयागराज में। यमुना नदी पर एक डैम बना हुआ था, लखवार ब्यासी डैम। एक डैम इसके लास्ट में बना हुआ था जिसका नाम था बैराज, हथनी कुंड बैराज। इसकी एक सहायक नदी थी, टोन्स। कौन सा डैम है इस पर, किशाऊ बांध। और एक नदी और थी, गिरी। गिरी पर कौन सा डैम है, रेणुका। ये आपका सारे के सारे डैम कहां पर थे, उत्तराखंड में। एक नदी और थी यहां पर जिसका नाम क्या था, रामगंगा। इस पर कौन सा डैम है, कालागढ़ डैम। ये आपके सारे के सारे डैम कहां पर हैं, उत्तराखंड। देवप्रयाग के बाद ये गंगा नदी बनती है, और गंगा नदी यूपी बिहार से होते हुए वेस्ट बंगाल और फिर चली जाती है बांग्लादेश के अंदर, जहां पर इसको गंगा के नाम से और बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन सी है, यमुना नदी। यमुना से मध्य प्रदेश की तरफ से एक नदी आकर मिलती है जिसको कहते हैं चंबल नदी। इस चंबल नदी पर हमने 3 डैम पढ़े, बताओ जरा। पहला पढ़ा था हमने गांधी सागर, फिर राणा सागर, फिर जवाहर सागर। एक और इसमें कोटा बैराज, फिर याद रख सकते। चंबल के बाद एक नदी मिलती है सिंध। सिंध को एमपी में पढ़ा जाएगा, सिंध का अपना एक प्रोजेक्ट है पूरे का पूरा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण नदी मिलती है बेतवा। तो चंबल के बाद बीच में सिंध आ जाएगी, सिंध के बाद बेतवा। बेतवा नदी पर हमने कुछ डैम पढ़े थे, जैसे सम्राट अशोक सागर डैम। इसके अलावा राजघाट परियोजना और माता टीला बांध। एक और पढ़ाया था, परीक्षा बांध। ठीक है। इसके बाद मिलती है एक टॉन्स नदी, और टॉन्स के बाद मिलती है सोन नदी। सोन नदी पर कौन सी परियोजना थी, बाण सागर परियोजना। रिवीजन करोगे याद हो जाएंगे। तो सोन नदी पर कौन सी परियोजना, बाण सागर पर। इसी की एक सहायक नदी थी रिहंद, और रिहंद नदी पर कौन सा परियोजना थी, रिहंद। रिहंद नदी का जो जलाशय उसको क्या बोलते हैं, गोविंद वल्लभ पंत सागर। और भाखड़ा के जलाशय को ओनली गोविंद सागर। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। और यहां पर हमने ये पढ़ा था कि जो गंगा नदी है इसी की एक वितरका विभाजित हो जाती है जिसको क्या बोला जाता है, हुगली नदी। हुगली गंगा की सहायक नदी नहीं है बल्कि वितरिका है, डिस्ट्रीब्यूटरी है। हुगली से झारखंड से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम क्या था, दामोदर नदी। दामोदर नदी को लेकर पूरे का पूरा डीवीसी बना हुआ है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन 40 में, जिसमें टोटल 8 बांध हैं। जिसमें से इसकी एक प्रमुख सहायक नदी हमने पढ़ी थी बराकर नदी, जिसमें पांचेत बांध था, और मैथान बांध वगैरह पढ़े थे, तलैया बांध वगैरह पढ़े थे, और एक कोलार बांध पढ़े थे। सर मैंने ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ तक की कहानी। और एक कोसी प्रोजेक्ट पूरे का पूरा पढ़ा था जिसका बांध बना हुआ था इसके ऊपर, हनुमान नगर राज। और ये किसी काली नदी को लेकर, काली नदी का पंचेश्वर
ये महानदी वगैरह अभी हम पढ़ चुके, चैप्टर आपका पर कंप्लीट हो गया। अब ये होगा यहाँ से आपका नया चैप्टर स्टार्ट। पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, कौन सा? नदी घाटी परियोजनाएं। जितने भी जरूरत के डैम थे वो मैंने सारे लिखा दिए हैं, तो दो चार रह गए होंगे इधर उधर। सब ये नहीं होता है कि मान लो आप लगा रहे कुछ कर रहे हैं या कोई किताब पढ़ रहे उसमें एक डैम आ गया, सर जे काय को नहीं पढ़ाया आपने। मैं कह रहा हूँ डैम अभी गूगल पर डालो, एक नदी के ऊपर 20 डैम की लिस्ट मिल जाती है। तो हर राज्य के जैसे हम मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश में अपने बहुत बड़े डैम हैं, है ना। अब भारत के भूगोल में तिगरा डैम थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं। ऐसे करके बहुत सारी परियोजनाएं और भी मिल जाती हैं, लेकिन जो जरूरत थी जितना हमें कम से कम एक बेस बन जाए वो चीजें हमारी। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, भारत के प्रमुख खनिज संसाधन। हेडिंग डालेंगे नया टॉपिक, भारत के खनिज संसाधन। पीने का ये पानी ओ बैटरी में डालने वाला। खाने का हंसी कुछ क्या हो गया? कहाँ से सीखा बनाना? जब कुछ करने लगते हैं, जैसे साइकिल चला आता थोड़ी है, पैडल मार, मतलब आज से ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि कहीं से सीखा जाता, धीरे धीरे जब हम काम करते धीरे चीज़। तब आज से ये मान लो कोविड के समय में 2019 मान लो, तब वो समय था जब हमें चलाना भी नहीं आता। लैपटॉप भी नहीं था उस समय, मेरे लैपटॉप भी चला था ही नहीं तो चलाना कहाँ। तो कुछ भी नहीं आता तो ये पीपीटी वीपीटी तो छोड़ दो, क्या बनती क्या नहीं। लेकिन जब चीज़ों को धीरे धीरे करते गए बढ़ती चली। चलो, यहाँ पर हमारा टॉपिक होगा भारत के खनिज संसाधन, ठीक है। तो दो पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे, एक पढ़ेंगे खनिज संसाधन और एक पढ़ेंगे हम ऊर्जा संसाधन, ठीक है। तो भारत के खनिज संसाधन ये आपका टॉपिक। पहले हम ये देखेंगे कि पूरे के पूरे खनिज और ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण किस से किया जाता है। हेडिंग डालेंगे, ऐसे करके बनाते जाओ, लिखते जाओ थोड़ा थोड़ा, जो दिखता जाए उसको थोड़ा थोड़ा लिखते चले जाना है। खनिजों का वर्गीकरण टॉपिक बहुत बड़ा है, और याद रखना कि टॉपिक सबसे टफ टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको क्या है, खनिज याद रखने पड़ते हैं। किस राज्य में खनिज को खनिज खदान में मिलता है। जैसे पन्ना में हीरा मिलता है, हीरा कौन सी खदान में, ठीक है ना। मैग्नीज मिलता है मध्य प्रदेश में, कौन सी खदान में मिलता है। तो आपको खदान भी याद रखनी, राज्य भी याद रखना पड़ता है, और किस खनिज के लिए फेमस। बहुत टफ टॉपिक, लेकिन अगर मैप के साथ करोगे तो ये टॉपिक आसान हो जाएगा, और अगर फ्री में करोगे कभी। खनिजों को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक कहलाते हैं मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी, यानी कि धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा। खनिज को कितनी श्रेणी में डिवाइड करते हैं? तीन भागों में डिवाइड करेंगे, धात्विक, अधात्विक और का खनिज। पेन चलाना पकड़ लेता हूँ, चलाना नहीं पड़ता। धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा। तो पहले तो इनको समझना है कि ये क्या है।
तो नाम से क्लियर है, धात्विक शब्द मतलब धातु लगा हुआ है। ये क्या है? धातु नहीं है। धातु क्या होती है? जैसे नमक है, नमक को क्या रखोगे, धातु या अधातु? तो वो अधातु है। सिंपल पहचानने का तरीका है, दो तरीके हैं पहचानने के। या तो आप उसमें करंट फ्लो करके देख लो, करंट लगा के देख लो, अगर करंट लग रहा है आप उसको पकड़ लो, कोई धातु को अधातु को, ठीक है। जैसे ये मान लो मुझे चेक करना है धातु अधातु नहीं, करंट के तार से लगा के देख लो, अगर आपको करंट लग गया धातु है, नहीं लगा तो अधातु है। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका होता है, चुंबक देखी होगी, स्पीकर के पीछे से पहले बहुत चलाते थे, पहले याद होती है, एक के इधर लगा लिए, ये खेल होते थे। तो वो मैग्नेट या फिर उसको गोल वाली मैग्नेट आती है, उल्टा करके एक आगे रख लेते, फिर उसको भगाते थे, वो चिपकती नहीं एक दूसरे। तो उस चुंबक को अगर लगाओगे, अगर वो धातु हुई, चुंबक उससे क्या होगी, टच करेगी। और अगर धातु नहीं हुई तो चुंबक टच हो सकता है कहीं पर चुंबक से समझ में ना आए तो करंट लगा के देख, करंट से समझ में देख लेना। इतना नहीं लगाना है, छोड़ देना है ना। एक को बगल में रखना कि डंडा पकड़ा देना, उसको लगे उसी समय सूद देना, लगे करंट से तो मरे नहीं, डंडे से और निपट जाए। तो समझ में आ गया। धात्विक मतलब ऐसे खनिज जो क्या है, जिनके अंदर कोई ना कोई धातु का अंश पाया जाता है, ऐसे खनिज जिस धातु का कोई भी अंश नहीं पाया जाता। ठीक है, लिखना चाहो तो एक लाइन लिख लेना, इनमें धातु का अंश पाया जाता है, धातु का अंश नहीं पाया जाता, ये नाम से समझ में आ जाते हैं। ऊर्जा खनिज मतलब जिनको जलाने से अगर आपको ऊर्जा मिल रही है, और नमक को जलाओगे तो ऊर्जा तो नहीं, तो जिनको जलाने से आपको ऊर्जा मिल रही, तो हम किसमें, ऊर्जा खनिज। तीन तरीके समझ में। धात्विक खनिज क्या, धात्विक क्या होते हैं, जैसे पेट्रोल है, तो पेट्रोल किसमें, ऊर्जा खनिज में। वो धात्विक है ना, तो धात्विक है ना धात्विक है, वो जैसे अलग कैटेगरी में ऊर्जा में, क्योंकि वो जलाने से हमें क्या ऊर्जा मिलती, गैस हो गया, पेट्रोल, कोयला हो गया, ये सब किस ऊर्जा के खनिज। अब हमें पहले पढ़ना है किनके बारे में, धात्विक खनिजों के बारे में। दोबारा से हेडिंग डालेंगे धात्विक खनिज, जैसे मैं बनाता जा रहा हूँ ऐसे ही बनाना, अपना दिमाग मत लगाना। ठीक है, सर भाई नीचे बना लेते हैं, वहां नहीं बनेगा, अगर बनना होता तो मैं बना देता, बड़ा चार्ट हो जाता। पहले खनिज को तीन भाग में डिवाइड करेंगे, धात्विक खनिज, धात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। और अब इनमें पढ़ेंगे हम पहला कौन सा, धात्विक खनिज, मतलब जिन खनिज धातु का अंश पाया जाता है। इस खनिज को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पेपर में पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि कौन सा खनिज धात्विक, अधात्विक। फिर आपको धात्विक में भी पहचानने के लिए आता है कि धातु में क्या होता है। धातु जैसे लोहा है, लोहे में आपने देखा होगा, लोहे का जो फॉर्मूला होता है उसमें एफ ई पढ़ते हैं हम, एफ ई फेरिक। ठीक है, का जो अयस्क होता है एफ ई के नाम से, तो वो उसका अयस्क पाया जाता। इन धातुओं के अंदर लोहे का अंश पाया जा रहा है, वो क्या कहलाएगा, लौह धातु। क्लियर। और ऐसी धातुएं जिनमें मतलब वो धातु तो है लेकिन उनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता। जैसे आपने कॉपर देखा होगा, तांबा देखा है, जितनी भी मोटर वाटर भरती हैं आपने देखा होगा, पंखे की मोटर हो, या घर में जो लाइट में हम ज्यादातर तारें करते हैं उनमें सब में ज्यादातर का यूज किया जाता है, कॉपर का। सिल्वर वगैरह भी यूज करते हैं लेकिन कॉपर का सबसे ज्यादा। तो वो जो कॉपर हम यूज कर रहे हैं, तो क्या वो कॉपर धातु है या अधातु है? वो करंट फ्लो हो रहा है, चुंबक लगे ना लगे करंट तो फ्लो हो रहा है, इसलिए वो क्या है, धातु है। लेकिन उसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता, वो कैसी है, अलोह धातु। रही समझ में। धातुओं को भी हम किस आधार पर डिवाइड करते हैं, दो तरीके से। एक होते हैं लौह खनिज, या लौह धातु लिख लेना, पूरा लिख लेना, लौह धातु। ठीक है। दूसरे कौन होते हैं, नॉन फेरस अलोह धातु। धातु जरूर लिख लेना जिससे आपको याद रहेगा कि हम धातु पढ़। लौह धात्विक खनिज या लौह धातु खनिज। दूसरा लिख लेना अलोह
धात्विक या धातु खनिज। तीसरे होते हैं कुछ मूल्यवान खनिज, ठीक है, ये भी धातु वाले आते हैं, धातु में होते हैं लेकिन मूल्यवान होते हैं। गोल्ड भी एक धातु में आता है लेकिन कैटेगरी मूल्यवान खनिज। ज्यादातर आपको तो पहले पहचानने के लिए आता है कि कौन से धात्विक खनिज हैं और कौन से अधात्विक खनिज हैं। फिर धात्विक में भी आपको पहचानने आता है कौन सा लौह धातु का और कौन सा अलौह धातु का। ये एग्जाम्पल आपको दो, पर कम से कम एग्जाम्पल आपको याद। लौह धातु के अंदर जाएंगे तो जैसे आयरन ओर, लौह अयस्क, लोहे की बात नहीं, और लोहे का जो निकाला जाता है वो अयस्क निकाल, कच्चा लोहा कह सकते। इसी के नीचे देख ले, लौह धात्विक खनिज का पहला उदाहरण लिखें, क्या लिखेंगे? आयरन ओर, तो अपने आप में ही लौह है। दूसरा मैग्नीज, दूसरा लिखेंगे मैग्नीज, आयरन और मैग्नीज, हिंदी में भी मैग्नीज, मैग्नीज। ठीक है, इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल लिखेंगे निकल या निकेल कर लेना। निकेल के बाद आएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट, ठीक है। कम से कम ये चार एग्जाम्पल भी अगर आप याद रख लो, कभी भी अगर पांचवा छठवा भी आए, चार से हमारे ऑप्शन कौन कौन से धात्विक खनिज आ गए? लौह, मैग्नीज, निकिल और कोबाल्ट। तो आयरन और मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट, ये चार क्या है? धात्विक खनिज है। धातु में डायरेक्ट हम बोलेंगे लौह धात्विक खनिज, आयरन और मैग्नीज, निकिल और कोबाल्ट। क्लियर? अलौह धातु में जब हम पढ़ेंगे यहां पर मिलेगा कॉपर, क्या बोलते हैं, तांबा। कॉपर भी लिख लिया करो, ठीक है ना, कई बार हो सकता है पेपर में देवनागरी में कॉपर लिख के दे दे, फिर ढूंढोगे कि तांबा कहाँ चला। थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी लिख लिया करो, कम आधी अंग्रेजी याद हो जाएगी। अंग्रेजी से डरा मत करो, ठीक है ना। मैं कई बार लगता हिंदी लिखेंगे, शुद्ध हिंदी लिखेंगे, कुछ लिख लिया करो ब्रैकेट में, अंग्रेजी लिख लिया करो, कभी ना कभी जीवन में काम आएगी। हमें भी, मेरा भी हिंदी मीडियम रहा है, मेरा कोई इंग्लिश मीडियम नहीं है शुरू से। तो हमें भी जब हम पढ़ते थे तो हमें भी कसम खाई थी कि शुद्ध हिंदी, भारत माता की जय, हिंदी भाषी रहेंगे। अंग्रेजी को अब बहुत मतलब गुस्सा आती थी मुझे अंग्रेजी पर, जो करूंगा जीवन में अंग्रेजी में ही करूँ। बाद में समझ में आ गया कि बिना ये कछू नहीं। धीरे धीरे चीज़ों को परिवर्तन करना पड़ा। जैसे शुरू में हमें लगता था कि ऑफलाइन ही सब कुछ है, ठीक है ना। शुरू में जब 2019 में अन अकेडमी लॉन्च हुई थी, 18-19 में अन अकेडमी, समय मेरी ग्वालियर में खुद की कोचिंग होती थी। अन अकेडमी वाले प्रयास कर करके रह गए, पता नहीं कितनी बार कॉल आया, कितनी बार मीटिंग, लेकिन हमने ज्वाइन नहीं की। एक एक कसम खाई थी कि नहीं पढ़ाएंगे, क्या होता है फालतू बकवास। जैसे कोविड लगा ऑनलाइन समझ में, हाल समझ में आ गए, अरे यार उस दिन ज्वाइन कर लेते मजा आ जाता, वो नहीं किया, बाकी और कई ऑप्शन। फिर हमें अब ऑनलाइन डर क्यों लगता था? ऑनलाइन पढ़ाना एक अलग चैलेंज होता था, हमें ये कंप्यूटर चलाना नहीं आता, स्टार्ट करना ही नहीं आता। फिर जब समझ में आ गया कि करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे चीज़ों को क्या किया, बदला, ठीक है ना, चीज़ें अपडेट होती, फिर रिक्वायरमेंट होने लगी कि धीरे धीरे जो आने वाली जनरेशन सारी इंग्लिश मीडियम। आप लोग भले ही हम लोग हिंदी मीडियम पढ़ें, लेकिन हमारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? सबके इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ेंगे, कोई हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाएगा। हाँ, आप लोगों के भी बच्चे आएंगे, सब इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ेंगे। तो आने वाली, मतलब आने वाले और 10-20 साल में हिंदी का अस्तित्व लगभग क्या है हमारे, सिर्फ बोलने की भाषा रह जाएगी। एजुकेशन में हिंदी का नामो निशान खत्म हो जाए, ठीक है ना, सिर्फ वो एक ऑप्शनल भाषा रह जाएगी, एक हिंदी का पेपर देना, सारा इंग्लिश मीडियम में ही।
हमें उस समय के हिसाब से क्या बदलना हो। अगर हमने उस समय केवल हिंदी भाषा बनी रहते तो हमें आज इंग्लिश मीडियम के बैच भी नहीं मिलते। आज हम उसको अलाउ ये चीज़ें अपडेट नहीं करते तो ऑनलाइन कभी नहीं पढ़ते। आज ऑनलाइन कैमरे के सामने खड़ा नहीं हुआ, खाली क्लास पड़ी हुई है, मूल कैमरे के सामने पढ़ाना है, क्या पढ़ाएंगे। अब कोई पता ही नहीं लगता कि कैमरा लगा भी, पढ़ाओ करो। समय के हिसाब से परिवर्तन जरूरी है। एआई आ गया है, एआई का फायदा उठा चला रहे हैं, अलग ही तरीके से फायदा उठा रहे हो उसकी, दुनिया में कुछ और ही चल रहा हो। पढ़ाई का, पढ़ाई में उसका यूज करके देखो बहुत अच्छा है। चैट जीपीटी वगैरह यूज करो, बहुत आसान हो जाता। तो नॉन फेरस में अलौ खनिज में क्या आ जाएगा, तांबा आ गया, सीसा आ गया। ये याद रखना, वर्तमान कॉलेज का गेम बचा ही नहीं है। अगर कोई ये टीचर, मैं अगर ये दावा करूं मैं ही ये पढ़ा सकता हूँ, दुनिया में कोई नहीं पढ़ा सकता, ये गेम खत्म है। मतलब एक तरीके से टीचर की कहानी खत्म है। सिर्फ टीचर इसलिए बचे हुए हैं, तो टीचर अपने तरीके से अपडेट करके आपको बता सकता है, वो एआई या वो नहीं कर पाए। मतलब आप लोग जो यूज करोगे एआई चैट जी लोग यूज करेंगे तो हम ज़्यादा तरीके से यूज करेंगे, उन चीज़ों से यूज करके आपको पका पकाया खिला सकते। आप लोग भी मेहनत करोगे, आप लोग भी कर सकते, क्योंकि ज्ञान की पहले क्या होता था, गूगल पर सर्च करना होता। आज कुछ नहीं करना, इतना आसान है, चैट जीपी डाल के उस पर कि भारत की बहुउद्देशीय परियोजना, या सिर्फ डाल दो सिंधु 50 M, 2 मिनट लगेंगे 50 क्वेश्चन सेट करके। क्या करना है, आप किताब से क्वेश्चन टाइप कर, परियोजनाएं पढ़नी है, सिर्फ लिख दो प्रमुख परियोजना, लिख के भी देगा क्या इस ये भी जो, क्या इससे एमसी भी बना दूं, सब कुछ यहाँ पूछता जा रहा है। कह रहा मैप भी बना दूं, पिक्चर भी बना दूं, मेंस के क्या क्या कर कह रहा वो करके दे रहा। नॉलेज का गेम बचा ही नहीं है, नॉलेज आपकी जेब में है, सिर्फ उस नॉलेज को पढ़ना किस तरीके से ये हमें दे, ये चीजें तो नहीं कर पाएगा ना। कॉपर, शीशा, शीशा के साथ जस्ता भी आ जाता है, तो लेड, कॉपर, टिन और बॉक्साइड। ठीक है, मेन मेन अभी लिखेंगे। तो कॉपर, लेड, टिन और बॉक्साइड, ये चार क्या कहलाते हैं हमारे, अलौह खनिज। तो ये 8 क्या हो गए हमारे, धात्विक हो गए ना। 8 में 8 धातु हमने पढ़ ली, और 8 धातुओं में 4 लौह खनिज हो गए, और 4 क्या हो गए, अलौह खनिज। मूल्यवान के अंदर आप गोल्ड लिख सकते, सिल्वर है, एक प्लेटिनम करके आता, सोना वगैरह हो गया, सिल्वर वगैरह हो गया। ठीक है, प्लेटिनम लिख सकते। हीरे को इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हीरा मूल्यवान है, लेकिन वो धातु नहीं है। क्यों, गोल्ड और सिल्वर क्या है, धातु में आते, लेकिन वो महंगी धातु है, तो भी महंगी। चांदी तो अभी जानते हाई चल रहा है, के पास है उसकी हो रही है, जिसके पास को पूछ के देखो घरों में अब इसमें से देखो, अब समझ लो जरा एक बार, तो ये लौह खनिज हो गए, अलौह खनिज हो गए, मूल्यवान, 3 कैटेगरी हो गई। अब हमें एक एक करके सभी को पढ़ना है। अगला क्या पढ़ेंगे, लौह खनिज के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कैसे कैसे चल, वो मत जाना, मेले में होता है ना, दुकान पे चलते जाओ फिर गली भूल जाते हैं कौन सी गली से निकले। ये मेला एक तरीके का, तो आपको याद रखते जाना है कौन से नंबर से कौन से नंबर में जा रहे हो। पहले हमने पढ़ा खनिजों का वर्गीकरण, पहला वर्गीकरण दिया था धात्विक खनिज, दूसरा वर्गीकरण अधात्विक खनिज, तीसरा वर्गीकरण ऊर्जा खनिज। फिर हमने पढ़ा पहला कौन सा, धात्विक खनिज। धात्विक खनिजों को फिर 3 भागों में डिवाइड कर दिया, लौह खनिज, अलौह खनिज और मूल्यवान खनिज। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, लौह खनिज। ऐसे एक एक करके फोल्डर ओपन होता चला जाएगा, ऐसा पता लगे कि आगे बढ़ते पीछे भूल गए कि हम आए कहाँ से थे, वो नहीं जाना मेले। तो यहाँ पर इनके उत्पादन को पहले एक बार में देख लेते हैं कि लौह खनिज, निकिल, कोबाल्ट, मैग्नीज और एक और इसमें क्रोमाइट भी आता है इसके अंदर।
ये जो 4-5 खनिज हैं ये सारे के सारे कैसे हैं? लौह धात्विक खनिज। ये हमारे किस राज्य के अंदर मिलते हैं? जैसे लौह अयस्क का सबसे उत्पादन लिख रहा हूं मैं, दो चीजें आती, एक होता है उत्पादन और एक होता है भंडार। कई बार आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा भंडार किस राज्य में है, और उत्पादन कौन? कि ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो प्रोडक्शन से पूछ, उत्पादन। उत्पादन में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन? उड़ीसा राज्य। तो लोहे का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? उड़ीसा के। निकिल का उत्पादन भी सबसे ज्यादा कौन करता है? उड़ीसा करता है। कोबाल्ट का सबसे ज्यादा झारखंड के अंदर, मैग्नीज सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर, हाइट सबसे ज्यादातर 3-4 राज्य हैं जिनके अंदर मिनरल्स होते रहते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान। 7-8 राज्य हैं जिनके अंदर पूरे। ठीक है, तो धात्विक खनिजों का उत्पादन बता दो कि किस राज्य में धात्विक का उत्पादन में से जो पढ़ने हैं वो आयरन और बाकी के जो 3 खनिज हैं उनके केवल राज्य याद रखें। निकिल में केवल उसका राज्य पूछा जाता है, ऐसे क्रोमाइट में भी पर राज्य पूछा। इन लौह अयस्क की बहुत सारी खदानें हैं भारत के अंदर में पढ़ना। आयरन और प्रोडक्शन में सबसे पहला राज्य कौन सा आएगा? निकिल उत्पादन में, ठीक है, और क्वाल्ट में झारखंड, मैग्नीज मध्य प्रदेश और उड़ीसा। माइट का भी जो स्टील वगैरह बनाया, स्टील वगैरह जब बना भी क्रोमाइट किया जाता है। अब एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे आयरन और लौह अयस्क। डालो हेडिंग आयरन और लौह अयस्क। आयरन और लौह अयस्क। अयस्क मतलब कच्चा लोहा कह सकते। आ रहा है समझ में? तरीके से चल जाएगा, दिक्कत तो नहीं। बता देना अगर परेशानी हो कछु तो बता देना। तरीके और भी बहुत होते हैं पढ़ाने के, तरीके इससे भी और तरीके हैं तो आपको सही लगे वो बता देना। इसलिए मैंने पहले पीडीएफ से पढ़ाया मैं। ठीक है, ये 4 तरीके के आयरन ओर हमें मिलते हैं, जिस हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट। ये क्या है? लोहा नहीं है, ये लोहे के अयस्क है, यानी कि कच्चा लोहा निकाला जाता है, फिर इसकी धुलाई सफाई की जाती है, फिर उसमें से क्या निकलता है? लोहा निकल। कर लो, कल से फिर एक एक करके पढ़ेंगे। भारत में किन राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा तो उड़ीसा में मिलता के अलावा और राज्यों लोहा मिलता और किन किन खदानों के अंदर मिलता? कर लोगे इतना ना? बता देना ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। अगर ये लगे कि कम हो रहा है हमें और पढ़ना है बता दिया करो, और लगे कि ज्यादा हो रहा है हमें नहीं जरूरत है इतनी, कि देखो एग्जाम आप लोग दे रहे हो, मैं तो नहीं दे रहा हूँ। आप मेरे से ज्यादा पढ़ते हो, है ना? आप 10 तरीके के रोज एग्जाम दे रहे हो, 10 तरीके के एमसीक्यू लगा रहे हो, कभी ये पढ़ रहे हो कभी वो पढ़। आपको ज्यादा पता रहता है कि कहाँ पर क्या चीजें हो। जैसे आप एग्जाम देते हो, कोई पुलिस का दे रहा है, कोई एसएससी, एक व्यक्ति ने 5-5 बार एग्जाम दिया, तो उसको मालूम पड़ जाता है कि किस लेवल से क्वेश्चन आते हैं। हमारा काम होता है पूरा पढ़ाना। ठीक है, कल ये एक एक करके देखो, इस तरीके से पढ़ना होगा हमें। ये फॉर्मेट रहेगा पढ़ने का। हर राज्य के अंदर आपको अलग अलग तरीके से खनिज मिल जाएगी। ये खदानें हमें याद रखनी पड़ती। आ गई समझ में?